एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आज की टॉपिक करने के बाद आपको क्या समझ आने वाला है, ठीक है। पहली बात कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला के दो टाइप होते हैं, वन इज द एम्पिरिकल फार्मूला एंड अदर इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से निकलता है। वो कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको भी देखेंगे, उनके नाम क्या हैं और उनको मालूम करने का तरीका क्या है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है, उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है। तो हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में एक तो मैथमेटिकल रिलेशन कौन सा है, और दूसरी बात कि दूसरी डिफरेंट कंडीशंस पढ़ेंगे कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो तो ये होगा, वो हो तो वो होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम किससे, व्हाट इज केमिकल फार्मूला। देखिए कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, और ठीक है मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें बीच में कि आप कैसे जो है खाली परसेंटेज मिली हुई है एक एलिमेंट की तो आप डायरेक्टली एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो सबर बुक को छोड़ो, ठीक है। वी नो दैट मैग्नीशियम इज अ मेटल और ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला से ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो कुछ पढ़ लें उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेता हूं मैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला। देखिए कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। केमिकल कंपाउंड को लिखने के दो तरीके, वन इज द डिस्क्रिप्टिव मेथड कि आप उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। द अदर इज व्हाट सिंबॉलिक मेथड, आप उसको वर्ड्स में नहीं, आप उसको शॉर्ट वे में डिस्क्राइब करेंगे, सिंबल्स में डिस्क्राइब करेंगे। तो जब आप किसी केमिकल कंपाउंड को सिंबल्स में डिस्क्राइब करते हो तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देयर आर टू वेज, आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये केमिकल फार्मूला नहीं है, ये केमिकल कंपाउंड को डिस्क्राइब करने का तरीका है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि हम लिखेंगे NaOH। जब हम NaOH लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने केमिकल फार्मूला लिखा है। हमने क्या लिखा है, केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो व्हाट इज केमिकल फार्मूला, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। हम केमिकल कंपाउंड के नाम की जगह पे, हम केमिकल कंपाउंड के नाम की जगह पे सिंबल्स यूज करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और आगे हम क्या लिखेंगे, NaOH। तो यहां पे जो हमने लिखा है, हमने क्या यूज किए, हमने सिंबल्स यूज किए, हमने निशानियां यूज की हैं केमिकल कंपाउंड को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मेथड हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम क्या करें। ये मेथड हो गया सिंबॉलिक मेथड। तो जब भी आप किसी केमिकल कंपाउंड को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहेंगे केमिकल फार्मूला। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, वन इज द एम्पिरिकल, अदर इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो क्या चीज है भाई, केमिकल फार्मूला शो क्या करता है, इट शोज नंबर एंड न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। के केमिकल फार्मूला में ये बताएगा कि कितने एटम्स हैं और किस रेशियो में मौजूद हैं। अब हमें पता चला कि एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हमारे पास बेंजीन होता तो हम क्या कहते कि 6:6, यानी सिंप्लीफाई करें तो 1:1। तो एग्जैक्ट रेशियो जो होगा वो 6:6 होगा, रिलेटिव रेशियो जो होगा वो 6:6 होगा, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा वो 1:1। तो चलें भाई आगे बढ़ाते हैं इस किस्से को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, वन इज द एम्पिरिकल फार्मूला, अदर इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। वन इज द एम्पिरिकल फार्मूला एंड अदर इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। चलिए इनको देखते हैं। तो पहली बात कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। चलिए भाई एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ऐसा फार्मूला जो जरूरी नहीं कि हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताए, जरूरी नहीं। इसका मतलब ये है कि कभी कभी कहीं कहीं हमें एम्पिरिकल फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी बता देता है, पर जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा कंपाउंड में आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स एम्पिरिकल फार्मूला बताए। तो वो कौन सा फार्मूला बताएगा, वो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बताएगा, और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताएगा कि मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वो किस रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो यानी कम से कम छोटे से छोटा रेशियो लोगे, पर एक चीज ध्यान में रखनी है, होल नंबर रेशियो, यानी रेशियो आपने फ्रैक्शन में नहीं लेना, ये ध्यान में रखनी है बात, ठीक है। तो द फार्मूला विच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इधर कि भाई C6H6 ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है कि 6 एटम्स ऑफ कार्बन और 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलके बेंजीन बना रहे हैं, मिलके क्या बना रहे हैं, बेंजीन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वी नो दैट फॉर 1 कार्बन देयर इज 1 हाइड्रोजन, तो सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो 1:1 है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला में एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपका हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब देखें कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो काफी ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर इस केस में क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट है किससे, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या है, इट डज नॉट नेसेसरली शो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कहीं कहीं पे शो कर भी देता है पर जरूरी नहीं है कि हमेशा शो करे। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आप क्या कहते हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है क्या वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है या नहीं बता रहा, बता रहा है कि नहीं बता रहा, कौन बताएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। पर अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, मुझे बताएं इसमें भी तो इस तरह से ही है ना कि एम्पिरिकल फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है कि नहीं बता रहा, इसमें भी एम्पिरिकल फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है कि नहीं बता रहा। है गरीब लोग यस यस कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात कि ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा कि पहले आप देखें कि इसमें क्या मौजूद है, भाई 2 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 1:2:1, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में एम्पिरिकल फार्मूला ने टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता दिए, पर एसिटिक एसिड के केस में, बेंजीन के केस में, ग्लूकोज के केस में, इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में और दूसरे भी ब्यूटेन के केस में, ब्यूटीन के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताए पर टोटल नंबर ऑफ रेशियो जो है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कभी बताता है कभी नहीं भी बताता। तो ये चीज हो गई क्या, ऑप्शनल हो गई, ठीक है बेटा। अच्छा, इट इज डिटरमाइंड बाय सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें पहला एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि भाई नोइंग एलिमेंट बाय एलिमेंट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट, हम हर एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि भाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हर एलिमेंट का मास मालूम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एस्टिमेशन से हम हर एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, मोल रेशियो फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, मोल रेशियो के बाद हम एटॉमिक रेशियो फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, कहीं पे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से दूसरा स्टेप होगा, ठीक है। तो इट इज डिटरमाइंड बाय सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कि हम बहुत से एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद जाके हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलने वाला है। अच्छा, उसके बाद व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विथ अ क्वोशिएंट, n से मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इट इज रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला, मैथमेटिकल रिलेटेड n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, कि हम एम्पिरिकल फार्मूला जो मालूम करेंगे उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। n कैसे मालूम होगा, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का जो हमें वेपर डेंसिटी से मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, फार्मूला मास, जो कंपाउंड जिसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया है उसके मास को फार्मूला मास कहते हैं, तो उससे डिवाइड करेंगे हमें
क्या मिल सकता है? हमें मिल सकता है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी मिल सकता है, पर हमेशा एक इंटीजर नंबर मिलेगा, हमेशा एक इंटीजर नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? तो इट इक्वल्स टू और लेस देन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि आप कोई भी इंपिरिकल फार्मूला देख लें, या तो बिल्कुल वो अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें, इंपिरिकल फार्मूला भी वही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। पर अगर आप एसिटिक एसिड के केस में देखते हैं तो इंपिरिकल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से कम है। तो कभी भी इंपिरिकल फार्मूला या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से कम होगा या उसके इक्वल होगा, पर कभी भी वो ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही है? इंपिरिकल फार्मूला कभी भी अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही है बेटा? जल्दी बताएं। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए भाई, इस पेज में कोई दिक्कत है तो बताएं, इस पेज में कोई डिफिकल्टी? चलिए आगे बढ़े। चलो भाई बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर चढ़ गया है, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे दो तरीके भाई? कि आप सिंपली बुक की लैंग्वेज के हिसाब से इतना कह सकते हो कि अब फार्मूला, यानी पक्के के तेज करना चाहे काथे वोल्टेज काथे थोड़ा मथे कर, बंद करे पुकर। तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर वन क्या? कि भाई अ फार्मूला विच शोज टोटल नंबर ऑफ और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। या आप ऐसे कह सकते हो अ फार्मूला विच शोज रिलेटिव रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। रिलेटिव, और देखिए सिंपलेस्ट नहीं है, थोड़ा सा फर्क है रिलेटिव और सिंपलेस्ट में। रिलेटिव यानी एक एलिमेंट के दो हैं तो दूसरे के चार हैं, तो अगर आप सिंपलेस्ट लोगे तो 1:2 आ जाएगा। पर अगर आप रिलेटिव लोगे तो भाई 2 से 4 हैं, ठीक है, तो रिलेटिव रिलेटिव ही रहेगा, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है। अगर आप सिंपलेस्ट लेंगे तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि फार्मूला विच शोज एटम्स इन एक्चुअल रेशियो, कि एटम्स अपने एक्चुअल रेशियो में किस तरह से मौजूद हैं, आप उसको भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अ फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6। अच्छा, ये क्या एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन इज, बेंजीन यानी C6 इज एम्पिरिकल फार्मूला ये है, और ये क्या चीज है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट मींस दैट बेंजीन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कुल मिला के 12 एटम्स हैं जो बेंजीन मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। कुल मिला के 12 एटम्स हैं जिसमें 6 कार्बन है और 6, तो रिलेटिव रेशियो 6:6 है। और सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1:1, 1:1, ठीक है। रिलेटिव रेशियो जो एक्चुअल रेशियो है, एक्चुअल रेशियो क्या है आपका? 6:6, जिसमें एलिमेंट कंबाइन हुए आपस में। सिंपलेस्ट क्या होगा कि आप उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये हो गया। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं जनरली, कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन मेटल्स के बने होते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो उनके कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या करोगे? उनको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करोगे। पॉसिबल है कि कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला वही हो जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। पॉसिबल है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल से क्या हो? चेंज हो। पॉसिबल है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल से क्या हो? चेंज हो, ठीक है। जैसे कि आपका जो है वाटर में सेम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में सेम होता है, और बाकी जो है वो क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। तो सर फार्मूला का सीरीज में कहां से एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा भाई?
होमोलॉगस सीरीज में एम्पिरिकल फार्मूला कैसे सेम हो? काम की बात में पंखा कुछ हवा दे रहा है। तो एग्जांपल भाई कि ऐसे कंपाउंड हैं कुछ जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है पर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मॉलिक्यूल एज वेल एज एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास बेंजीन है, आपके पास एसिटिक एसिड है, तो ये तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पर आप इनको एम्पिरिकल फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सम कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ये कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है, इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपके आयनिक कंपाउंड हैं, अब आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक चीज तो क्लियर है, मेटल का होना जरूरी है, क्योंकि मेटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई लेगा, जब लेंगे तो क्या बनाएंगे, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाएंगे, लेटाइस बनाएंगे। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला से या एम्पिरिकल फार्मूला से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला से। सम जॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स सच एज, अब जॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से हो गए भाई, आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है, सिलिका हो गया, डायमंड हो गया, कार्बन, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड हैं, पर ये मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको जो है हम एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी नेटवर्क कंपाउंड होते हैं जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में बनते हैं, जो क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, उनको क्या होता है, उनका फार्मूला यूनिट होता है और उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मली आपने क्या बताया मैंने आपको कि कोवेलेंट कंपाउंड जनरली, सारे नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक कंपाउंड जनरली 3 डायमेंशनल नेटवर्क में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स में नहीं मिलते, तो जनरली हम उनको एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, तो अभी क्लियर है, बता दिया मैंने। तो इज इट क्लियर? ओके ओके, चले, तो इस पेज को भी मैं शेयर करता हूं। यहां तक कोई इशू है तो बताएं, यहां तक कोई इशू बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई इशू? क्लियर, ओके, चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है कि हम आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, एम्पिरिकल फार्मूला से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आइसोमर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर्स क्या होते हैं कि आइसोमर्स आर द डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है आइसोमर्स का। तो अगर आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो आप समझ सकते हैं इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो आप समझ सकते हो कि एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा। एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा तो फार्मूला मास भी सेम होगा, फार्मूला मास भी सेम होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, वेपर डेंसिटी भी सेम होगी, वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। और अगर गैसेज हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन भी क्या होगा, सेम होगा। और क्या, परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम होगी, परसेंटेज कंपोजिशन, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, एटॉमिक रेशियो सेम है, तो परसेंटेज कंपोजिशन भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, सेम होगी। चले वापस आते हैं कि भाई आइसोमर्स द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। तो उसके बाद क्या चीज है, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। अब इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर को देखें
तो भाई इथाइल अल्कोहल है आपका C2H5OH जो कि बराबर होगा C2H6O के, और इसका जो आइसोमर है वो है CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका देखें या इसका देखें सेम है C2H6O, पर दोनों की स्ट्रक्चर चेंज है, तो इनमें जो एलिमेंट का रेशियो होगा वो सेम होगा। तो मुझे बताएं डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास सेम होगा या चेंज होगा? मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास सेम होगा या चेंज होगा? सेम होगा, क्योंकि इनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। इनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, तो इस वजह से सेम होगा। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला एक्सेप्शन आयनिक कंपाउंड्स। ये सोडियम सल्फाइड का अपने बुक में दिया हुआ है कि ये ऐसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, प्रैक्टिकली देखा है हमने कि इसी तरह से एग्जिस्ट करता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बना सकते। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, इसको भी मैं सेव करता हूं, अपने बुक की लाइन है। अब भाई एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के, डिटरमाइन करने के 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स में डिफरेंट जो है क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पहली बात करें तो हम जब हम प्रॉब्लम मिला हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें हमें एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू होते हैं, जिसको हम एलिमेंट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो पहला स्टेप यही है, देयर आर 5 स्टेप्स टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला, डिटेक्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और सैंपल। जिस सैंपल का आप एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना चाहते हैं, आप पहले एलिमेंट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है। जब हमें पता चला कि एक सैंपल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो हमें पता चलेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट। यानी पहली चीज जो है आप एक्सपेरिमेंटली करोगे। तो जब आपको किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन होगा तो क्या आप प्रैक्टिकल करोगे? आप तो प्रैक्टिकल नहीं करोगे, मतलब आपको ये वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, क्या होगा, आपको मिला होगा प्रॉब्लम में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कैलकुलेट मास ऑफ ईच एलिमेंट। अब ये भी जो है आप क्या, जब आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम मिला होगा तो आप तो नहीं मालूम करोगे, तो ये भी आपको मिला होगा। ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू जो है क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो जब आपको एलिमेंट भी आइडेंटिफाई हो गई, उनके मास भी मिल गया, मास ऑफ सैंपल भी आपके पास था, तो अब आप क्या मालूम करोगे? आप परसेंटेज मालूम करोगे। तो परसेंटेज जो है उसको एस्टिमेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एस्टिमेशन, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम देयर मासेस, इसको कहते हैं एस्टिमेशन। यानी एस्टिमेट करें कि हर एलिमेंट जो है वो पर 100 पार्ट्स कितना मौजूद है। 100 पार्ट्स की कोई हम क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे, ठीक है। तो भाई कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज का फार्मूला क्या है कि आपने जो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में मास मालूम किया, आपने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में मास मालूम किया, मास ऑफ सैंपल जहां में, जिस सैंपल में वो एलिमेंट मौजूद था, इनटू 100 करेंगे, आपको परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के बाद आप करेंगे मोल रेशियो। मोल रेशियो का फार्मूला है कि आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप एटॉमिक रेशियो फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 एलिमेंट है, एक का एटॉमिक रेशियो 1.5 है, दूसरे का 3 है। तो एटॉमिक रेशियो मालूम करने के लिए आप, मोल रेशियो 2 आए आपके पास, एक 1.5 है और दूसरा 2 है या 3 है, ठीक है। तो आप दोनों के एटॉमिक रेशियो को फाइंड करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 1.5 से या 2 से करेंगे? 1.5 से करेंगे या 2 से करेंगे? जो छोटा पॉसिबल वैल्यू होगा हम उसी से डिवाइड करेंगे, जो छोटा पॉसिबल होगा हम उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो भाई ये 5 स्टेप्स हैं। जब एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा तो हमें ऑलरेडी एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेपर डेंसिटी मिली हुई होती है। व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी क्या होती है? देखिए नॉर्मली जो मॉलिक्यूलर मास पुराने दौर में मालूम करते थे, अभी तो करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से। भाई सैंपल लिया, सैंपल स्लाइड पे रखा, स्लाइड को जो है क्या कहते हैं मशीन में रखा,
मशीन उस टाइम वेट देगी कि भाई पीक्स हमें शो बताएंगी कि इतना मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का मौजूद है, ठीक है। तो पुराने दौर में क्या करते थे, मिड 90s में या अर्ली 90s में क्या होता था कि उस दौर में क्या करते थे कि कंपाउंड को वेपोराइज करते थे। जब उससे वेपर्स निकलते थे तो उस वेपर्स को लेके हाइड्रोजन, जिसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या होता है 2 होता है, उससे कंपेयर किया जाता था। यानी वेपर किसके, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है उसके, और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को कंपेयर किया जाता था। तो एक सर्टेन रेशो आता है, उस रेशो को वेपर डेंसिटी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बेंजीन है, ठीक है, तो वेपर डेंसिटी बराबर होगी किसके, 78 डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी आपकी क्या आएगी, 39 है। तो यानी ये इसके जो बेंजीन के जो वेपर्स हैं, बेंजीन के जो वेपर्स हैं हाइड्रोजन के वेपर से कितने मर्तबा हैवी होंगे, 78 मर्तबा या 39 टाइम्स, 78 टाइम्स और 39 टाइम्स, 39 टाइम्स क्या होंगे, हैवी होंगे। तो इसको हम वेपर डेंसिटी कहेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 एंड वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो आपको यहां से जो है क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहां तक क्लियर है बेटा। क्या किया जाता है वेपर डेंसिटी के लिए, कंपाउंड को वेपोराइज करो, वेपर्स में कन्वर्ट करो, उसको हाइड्रोजन से डिवाइड करो, ठीक है, एक रेशियो मिलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगी वेपर डेंसिटी। यानी वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिलेशन याद कर लें, ठीक है बेटा। क्लियर है यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके 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 ओके, चलिए मैं इसको भी सेव करता हूं, फिर थोड़े कोई क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत। पहले इसको थ्योरेटिकली पूरा कर ले। अब देखिए आयनिक कंपाउंड जो है वो तो हम लेबोरेटरी में बना के जो है उसका एलिमेंट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एलिमेंट का मास वगैरह मालूम कर लेंगे। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बने बनाए मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। उस इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि हम कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं। कंबस्शन एनालिसिस यानी उसमें क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैलकुलेटेड वेट को, नॉन वेट को, पहले हम क्या करेंगे कि हम सैंपल लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका वेट करके रखेंगे। उस वेट को हम क्या करेंगे, जलाएंगे फर्नेस में। उसके डिफरेंट चेंबर्स होते हैं, उस चेंबर में कुछ केमिकल डाले जाते हैं, ठीक है। तो कंबस्शन एनालिसिस में क्या होगा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे, जलाने के बाद हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे अंडरगो कंबस्शन रिएक्शन। तो जब आप उनको जलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, ठीक है। ये एक फर्नेस में होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज हम डिफरेंस मेथड से यूज करेंगे, वो कैसे आगे चल के मैं आपको बताता हूं। तो हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक नॉन अमाउंट को, यानी जिसकी वेट का हमें पता हो, उसको क्या करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद कहां जलाएंगे, इस जगह पे फर्नेस, ठीक है। यहां से ऑक्सीजन इन होगी, इधर हमने कैलकुलेटेड अमाउंट को क्या किया, जलाया। अब इससे जो वाटर बनेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इस चेंबर में होता है मैग्नीशियम क्लोरेट। इस चेंबर में क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोरेट। ये क्या है, ये जो है आपका एनहाइड्रस है, या अकेले हाइड्रोस्कोपिक है। ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब इसकी अमाउंट भी जो है हम क्या होती है, इसकी नॉन अमाउंट होती है, नॉन अमाउंट। फॉर एग्जांपल हमने इसमें 100 ग्राम जो है मैग्नीशियम क्लोरेट रखा था। एक्सपेरिमेंट के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के बाद, अगर इसका मास 118 था, तो मुझे बताए वाटर का मास कितना हुआ, वाटर का मास कितना हुआ। हमने इसकी 100 ग्राम पहले रिएक्शन के पहले रखा था, तो 100 के, तो बाद में मास क्या हो गया, 118। यानी जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया तो 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ, जो इसमें
मास गेन हुआ तो ये वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से इसमें क्या रखा जाता है, इस चेंबर में जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 100 ग्राम जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रखे थे, अब मास हमें जो मिला 144 मिला, तो हम क्या कहेंगे कि वाटर का कितना मास है, क्या कहेंगे वाटर का कितना मास है। वाटर का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, 44 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, 44 होगा। तो ये बात समझ आ रही है। तो उस नॉन अमाउंट से, कार्बन डाइऑक्साइड से और जो है हम किससे, वाटर से, हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक परसेंटेज मालूम करने का एक लंबा चौड़ा फार्मूला होता है। कौन सा वो फार्मूला जो है वो क्या होता है, चलें उस पर चलते हैं। द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय कंबशन एनालिसिस, कि हमें ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इन दिस टेक्निक वेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज केप्ट इनटू अ फर्नेस, फर्नेस में रखेंगे। दिस कंबशन ट्यूब इज फिटेड इन अ फर्नेस, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो स्टीम यानी वाटर जो है इज एब्जॉर्ब्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस ऑफ मासेस इन दीज एब्जॉर्बर्स गिव अस अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। के एक्सपेरिमेंट से पहले हमने कितनी अमाउंट ली थी, एक्सपेरिमेंट के बाद इनकी अमाउंट बढ़ी कितनी है, तो उस डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कितना है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंस मेथड। अब देखें 3 एलिमेंट थे, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हमने कार्बन और हाइड्रोजन की, फॉर एग्जांपल कार्बन 40% है, ये 6.6% है, तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, हम डिफरेंस मेथड से लेंगे। कैसे, टोटल 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट की परसेंटेज क्या होगी 100, तीनों एलिमेंट की परसेंटेज क्या होगी 100, 2 की मिली हुई है, तो 2 को ऐड करके 100 से माइनस कर लें, 2 को ऐड करके 100 से माइनस कर लें, तो हमें किसकी परसेंटेज मिल जाएगी, हमें तो ऑक्सीजन हम डिफरेंस मेथड से लेते हैं। बाकी कार्बन की परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड के मास से मिलेगी, हाइड्रोजन की परसेंटेज वाटर के मास से मिलेगी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है हम, ओके ओके ओके। चलिए भाई इसको भी सेव करते हैं और थोड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, चलें भाई क्वेश्चंस के लिए आते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर पहला आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू। नंबर 1, a compound has mole ratio of hydrogen is 6.6 and percentage of carbon is 40%. What is percentage of oxygen in this compound? इन दिस कंपाउंड के, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी, ए बी सी डी। ए में हम लिख लेंगे 32% है, 43.5% है, 53.4% है, या 81% है। आराम से क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए देखें देखें, सिंपल सी बात है। पहली बात कि मोल रेशियो मिला हुआ है, मोल रेशियो, तो मोल रेशियो से क्या मिलती है, परसेंटेज मिलेगी। कैसे, कि मोल रेशियो इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास यानी ए। ठीक है, मोल रेशियो इज इक्वल टू परसेंटेज, तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा कि भाई परसेंटेज इज इक्वल टू मोल रेशियो इनटू एटॉमिक मास ए। तो मोल रेशियो कितना है 6.6, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1,
तो इसकी परसेंटेज क्या हो गई 6.6। तो 6.6% क्या मौजूद है हाइड्रोजन, 40% किसकी है, कार्बन की। तो एलिमेंट कितने, 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसकी 40, इसकी 6.6। तो आप डिफरेंस मेथड यूज करेंगे, इज इक्वल टू व्हाट, 100 प्लस एक्स कर लें। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस 46.6। तो आपका आंसर आएगा 43.4, 53.4। क्लियर है, हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा अगर दूं तो हो जाएगा। चलिए देता हूं करके दे। इन अ हाइड्रोकार्बन मोल रेशियो ऑफ carbon is, in a hydrocarbon the mole ratio of carbon is 4 and nitrogen is 1. What is percentage of hydrogen? तो पहली बात के कंपाउंड में एलिमेंट कौन से हैं, 3 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन का हमें मोल रेशियो मिला हुआ है भाई। कार्बन में कितना 4, तो 4 इंटू 12 करेंगे तो 48 मोल। अच्छा, परसेंटेज का फार्मूला क्या है कि मोल रेशियो इनटू एटॉमिक मास, ठीक है। तो 48, अब नाइट्रोजन का 1 इंटू 14 इज इक्वल टू 14। तो इसको टोटल करें 6। तो 100 हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 100 माइनस 62 इज इक्वल टू 38%। क्रिटिकली तो कह सकते हैं, पर हाइड्रोजन इतनी ज्यादा परसेंटेज में किसी कंपाउंड में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो 38% होगी, 38 होगी, मैंने गलत किया है, पता नहीं इधर कौन 34 लिख रहा है, 38 होगी, 38 होगी। तो ऑप्शन लिख लेते हैं भाई, ए बी सी डी। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 30%, 34%, 38%, नन ऑफ दीज कर लेते हैं। तो 38 आंसर होगा। क्लियर है, का क्लियर। एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और यह है, a compound contains, क्या कंटेन कर रहा है, 1.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 0.3 grams of hydrogen and 1.6 grams of oxygen. Its vapor density is 31. What is molecular formula of this compound? देखिए, 2-3 तरीके हैं, तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ए बी सी डी, कि भाई हमारे पास है CH3O, हमारे पास है C2H6O, हमारे पास है C3H9O2, हमारे पास है C2H6O2। चलिए क्या करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को देखें और बताएं कि क्या होना चाहिए, बुधाएं कि क्या होना चाहिए। बी, सरिश बी कह रही है, राबिया जो है वो ए कह रही है, हमजा सी कह रहा है, दीपा सी कह रही है, जहरा भी सी कह रही है।
चलें भाई, आपसे कुछ छूट रहा है शायद। वेपर डेंसिटी का आपको पता नहीं चला। वेपर डेंसिटी को डबल करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास, तो जिसका मास 62 है वही होगा ना, बेवकूफ हो। वेपर डेंसिटी आपको गिवन है 31, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कंपाउंड का, जिसका मास से क्या होगा, जिस कंपाउंड का मास 62 होगा वही होगा ना। कौन है? आ गए ना औकात पे? हाँ, आ गई बात याद। क्या होगा? 62 किसका मास है? इसका है ना। 62 किसका मास है? किसी का भी नहीं है। ये O2 होगा, गलत लिखा था मैंने। चलें, ये O2 होगा, सॉरी ये O2 होगा, ये O2 होगा। अभी देखें क्या होगा, ये 24 32 उसके बाद 6 क्या होता है, 24 32 6, 4 into 6 6 and 6 12 ऊपर 62। तो यही अपन कहते हैं। सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है, चलें इस जैसा एक और करें, इस जैसा एक और करें। कंपाउंड हैज 80% carbon, what can be possible molecular masses for this compound, for this compound। एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 80% कार्बन है, ठीक है, उसके पॉसिबल मॉलिक्यूलर मासेस क्या हो सकते हैं? ए, बी, सी, डी। 12 24 24 48 36 क्या हो सकते हैं भाई? 15 30 90 180। ठीक है, क्या हो सकते हैं भाई? 45 15 40 30 क्या हो सकते हैं भाई? डेटा इज नॉट सफिशिएंट, पूरी डेटा नहीं है इसलिए नहीं होगा। बताएं क्या आंसर होगा, क्या होगा आंसर? लगाएं लगाएं लगाएं, लगाते जाएं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन समझ नहीं आया हमजा को। अच्छी बात है भाई, बस सारे लगा रहे हो ऐसे ही। लगाओ बेटा, लगाओ लगाओ। देखिए, अच्छा एक सिंपल सा जो है फार्मूला बताता हूँ आपको, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला। उसको आपसे एक मास मिलेगा, जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा उसका मल्टीपल होगा। तो चले भाई, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिली हुई है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि 80% ऑफ एक्स मास, वो मास हमें मालूम करना है, इज इक्वल टू 12 ग्राम। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक ऐसा मास है जिसका 80% जो है वो 12 के बराबर है, क्योंकि 12 कार्बन का मास है। यानी हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसका 80% जो है वो किसके बराबर है? 12 के, क्योंकि हम कार्बन की बात करें। ये समझ आ रही है? इतना समझ आ रहा है कि 80% एक मास है, वो कितना भी हो सकता है, वो 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, कोई भी। उसमें 12 ग्राम जो है वो 80% है। ये बात समझ आ रही है? कमेंट करें, फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर आगे बढ़ता हूं। पहले इतना बताएं, यहां तक समझ आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज जो है 80% का मतलब है कि 80/100, यानी 80 पार्ट्स इन 100 पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। यहां तक भी सही है? यहां तक भी सही है? यहां तक भी सही है? यहां तक भी सही है। तो भाई अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये होगा कि x इज इक्वल टू, x इनसे मल्टीप्लाई करा है तो x इज इक्वल टू 100 डिवाइड करा है तो 12 इंटू 100, और 80 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। एक जीरो इसका गया, एक जीरो इसका गया, 2 का टेबल इस पे 4 टाइम, इस पे 5 टाइम,
4 का टेबल इस पे 3 टाइम 3 5 द 15, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 15। अब यानी इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है कम से कम 15 हो सकता है, या फिर 15 को मल्टीप्लाई करते जाएं, 15 को मल्टीप्लाई करते जाएं, आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं, 12 वाला 15 इंटू 2 करें 13, इंटू 6 करें 90, इंटू 12 करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। यानी ये एग्जैक्टली 15 के मल्टीपल से सही है। अब ये देखें 40 15 का मल्टीपल नहीं है, 40 जो है वो 15 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, बी। आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। एक ऐसा दूं, कर दोगे, करके दोगे, ऐसा दूं एक, करोगे अभी 2 मिनट में, 2 मिनट में करके दे, चलें। तरीका यही है, देख रहे एक मतलब परसेंटेज, या अगर और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो भाई जितना मास है एलिमेंट का उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यानी कार्बन इंटू 100 जो भी मास है, अगर नाइट्रोजन है नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय क्या, जितनी परसेंटेज है बस उससे डायरेक्ट लिखें, इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, यानी इंटू 100 यानी कितना होगा 1200 डिवाइडेड बाय 80 लिखा था हमने, इस तरह से आप डायरेक्ट कर लें। चले डायरेक्ट में, एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स ऑलमोस्ट, यानी पूरी नहीं, 70% ऑफ नाइट्रोजन। द पॉसिबल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड A N2O B NOC N2O4 D N2O5 करके दें। क्या करते हो आप लोग, करके दें। होपफुली हैव यू एंजॉयड द क्लास। क्या समझते हो, कुछ एक्स्ट्रा मिला, पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था उससे कुछ एक्स्ट्रा मिला, कुछ नई चीजें मिली। अभी बहुत से करना है हमने, इसके प्रॉब्लम अभी काफी करने हैं, अभी बहुत से करने हैं, पर यहां तक कुछ न्यू मिला, व्हाटएवर यू रेड बिफोर उससे कुछ एक्स्ट्रा, उससे जो रीजन बताया, किसका रीजन बताऊं। So, sir, have you got something extra as you are new in the class?